यूक्रेन में पीछे हटने पर रूस ने जारी किया है बयान। अस्थायी तौर पर सेना को वापस बुलाया गया। इगोर कोशेनकोव ने कहा, टारगेट के हिसाब से सेना की पोजीशन हमने बदली है। हालांकि अगर यूक्रेन की बात आप माने तो इधर इगोर कोशेनकोव और रूस की तरफ से अगर इगोर कोशेनकोव बात कह रहे हैं तो यूक्रेन की तरफ से बात कर रहे हैं ओलेह निकोलेंको, और उनका ओलेह निकोलेंको का कहना है कि हमने इन तमाम जगहों से रूस की सेना को पीछे खदेड़ा है और अब वो पीठ दिखाकर भागने के लिए मजबूर हैं। और इस पर कुछ और चुटकी लेते हैं ज़ेलेंस्की और ये कहते हैं कि देखिए यही सबसे बेहतर आता है रूस को, पीठ दिखाना। ये जाहिर है एक तरीके से ललकार है, चुनौती है पुतिन को। लेकिन पुतिन ये क्यों होने दे रहे हैं? क्या आने वाले दिनों में कुछ बहुत खतरनाक रूस की तरफ से एक्सपेक्ट किया जा सकता है? कहा यही जा रहा था कि अगर ये जंग लंबी खिंचेगी और इसमें रूस को अपनी कहीं हार होती हुई दिखाई देगी तो ये भी हो सकता है कि रूस टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करे। ईश्वर ना करे कि ये न्यूक्लियर वेपन की तरफ बात जाए, लेकिन क्या स्थितियां उस तरफ जा रही हैं और क्या वेस्टर्न फोर्सेस की तरफ से इस वॉर को प्रोलॉन्ग करना यूक्रेन के लिए और महंगा हो सकता है? हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, उनके साथ में करूंगा आप चर्चा। आइए पहले आपका परिचय मैं उनसे करा देता हूं। लेफ्टिनेंट जनरल केजे सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ अचल मल्होत्रा सर जुड़ रहे हैं, जो कि इस इलाके से भली भांति इसलिए भी परिचित हैं क्योंकि भारत के राजदूत की हैसियत से वो यहाँ तैनात रह चुके हैं। डॉक्टर राजीव नयन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं और ख़ास तौर से अनुसंधानात्मक तरीके से आपको ये बता सकते हैं कि इसमें होने क्या वाला है। जितेंद्र कुमार ओझा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि जियोपॉलिटिकल सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ जनरल सिंह, ये दावे, इसमें कितना वॉर फॉग है और कितनी सच्चाई? दिनेश जी देखिए, 200 दिन इस लड़ाई के हो चुके हैं, कोई निर्णायक स्थिति अभी तक आई नहीं है और रूस अब मेरे विचार से ये सोचता है कि डॉनबास के इलाके के ऊपर अपना कब्जा किसी तरीके से मजबूत कर ले। तो खार्किव, हमारे राजदूत साहब, एम्बेसडर साहब यहाँ हैं, वो इस पे ज़्यादा प्रकाश डालेंगे। खार्किव एक मायने में डॉनबास का इलाका नहीं है, ये नॉर्थ ईस्ट में ऊपर की तरफ है। और अगर इसकी डेमोग्राफिक्स भी आप देखें तो यहाँ पर यूक्रेनियन लगभग 48% हैं और ज्यूज लगभग 9% हैं। तो 60% नॉन रशियन है और 40% रशियन है। तो लेकिन खार्किव एक बहुत महत्वपूर्ण शहर है, नंबर 2 आता है यूक्रेन की शहरों की श्रृंखला में। तो दिनेश जी आप ठीक कह रहे हैं कि इसको छोड़ना एक बहुत बड़ी सामरिक पहेली बन गई है कि क्यों छोड़ रहा है रूस इसको, और छोड़ रहा है तो ये ऐसा नहीं है उसको छुड़वाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यूक्रेनियन फोर्सेस ने भी रिक्रूट किया है। ये जानना चाहते हैं सर, ये दोनों ही चीजों का मिक्स है कि छोड़ा जा रहा है और छुड़वाया जा रहा है, ये दोनों ही चीजें हैं क्या, या ये असल में स्ट्रैटेजिक रिट्रीट है कि यहां से हटा जाए और डोनेस्क में अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाया जाए? यही हम समझना चाह रहे हैं। अचल मल्होत्रा सर, यही सवाल मैं आपके पास लेकर आ रहा हूं। सिर्फ 40 किलोमीटर की दूरी बताया जाता है वहां से रूस का जो बॉर्डर है। इस जगह पर जहां रूस 25 किलोमीटर मतलब और कम, तो इस जगह पर तो सर और तेजी के साथ अपनी पकड़ बनाए रख सकता था रूस। क्यों हट रहा है पीछे? क्या वाकई यूक्रेन ने मजबूर कर दिया उसको? नहीं देखिए, युद्ध चल रहा है, युद्ध में अभी कोई निर्णय आया नहीं है, ऊंच नीच होती रहती है। ऑफ कोर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि रशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से उनकी जो बॉटम लाइन है वो अभी भी डोनबास एरिया है, दैट्स अ मिनिमम जो है। डोनेट्स्क और लुहांस्क जो है उसकी इंडिपेंडेंस वहाँ डिक्लेयर हो चुकी है, इन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया है और वो उनकी बॉटम लाइन थी और रहेगी। लेकिन उसको सस्टेन करने के लिए आसपास के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिस पे उनका कंट्रोल होना जरूरी है। खार्किव को खास तौर से गेटवे टू ईस्ट ऑफ यूक्रेन भी कहा जाता है और जितनी मेरी नॉलेज है शायद 25 ही किलोमीटर है वहाँ से बॉर्डर से, और इसलिए इसकी एरिया की इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या रशिया के पास इतनी रिसोर्सेज का प्रेशर है कि वो एक साथ खार्किव को भी सस्टेन करने में और इधर डोनबास में अपनी पोजीशंस को मजबूत करने में असफल हो रहा है।
जहां तक ज़ेलेंस्की और यूक्रेन का सवाल है, तो वो तो इस युद्ध में अपने आप को इसलिए सस्टेन कर पा रहे हैं कि उन्हें अनलिमिटेड सपोर्ट जो है मिल रही है अमेरिका की तरफ से। बिलियंस ऑफ डॉलर का इक्विपमेंट है जो आ रहा है वहां पे, कुछ पहुंच रहा है, कुछ नहीं भी पहुंच रहा, लेकिन फिर भी उसके पास एक बहुत बड़ी बैकअप सपोर्ट है जिसके चलते हुए वो रशिया को अभी तक सस्टेन करके रखा है। आप ये कह रहे हैं कि यूक्रेन को जो सपोर्ट मिला है वेस्टर्न फोर्सेस की तरफ से, वो उसको इतना लंबा सस्टेन करने में और कई जगहों पर रूस पर भारी पड़ने में उसने मदद दी है। क्या इस बात को पहचानते हुए रशिया आने वाले दिनों में, और खास तौर से ये देखते हुए क्योंकि ये समझा जा रहा था ये खार्किव से नीचे डोनबास के इलाके और नीचे एक सदर्न कॉरिडोर बनाते हुए रूस आगे बढ़ना चाहता है, तो क्या वो जो सोच रहा था उसके फिलहाल सपनों पर अगर पूर्ण विराम नहीं तो अल्प विराम या हाइटस तो हो ही गया है क्या, जितेंद्र ओझा साहब? देखिए, इस एरिया की एक बड़ी स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है, वो मल्होत्रा साहब ने बताई, लेकिन यहाँ पे होल्ड करना, खास करके जब विंटर आ रहा है तो उसके कॉस्ट बढ़ जाते हैं। और दूसरी बात जो है, आप देखें कि सब कुछ होने के बाद रूस ने जो है सिविलियन कैजुअलिटीज का बड़ा ध्यान रखा है कि बहुत ज्यादा सिविलियन कैजुअलिटीज नहीं हो। तो मेरी जहां तक सुनने में बातचीत आ रही है, मॉस्को के कुछ एक्सपर्ट वगैरह उनका जो कहना है, क्योंकि हमारी जो मैक्सिमम नॉलेज इंटरनेट पे है वो वेस्ट की नॉलेज है, तो उनके हिसाब से ये कहना है कि वो नहीं चाहते कि वहां पे सिविलियन पे बहुत ज्यादा असर पड़े। दूसरी बात उनका मानना है कि यहाँ पे होल्ड करना थोड़ा सा मुश्किल होगा विंटर के, इसमें उसके कॉस्ट बहुत अधिक होंगे, और वो चाहते हैं कि ये एक ट्रैप की तरह है जिसमें वो यूक्रेन के लोग आए और इसको होल्ड करने के चक्कर में वो अपना बहुत ज्यादा रिसोर्स डिप्लीट करे या मैन पावर डिप्लीट करे। तो ये एक बात जो सुनने में आ रही है, लेकिन इससे हम इंकार नहीं कर सकते। जैसे मल्होत्रा साहब ने कहा कि अनलिमिटेड सप्लाई आ रही है वेस्ट से एम्युनिशंस की, तो जो भी उनके कैलकुलेशन से रशिया के, वो कैलकुलेशन काम नहीं कर रहे हैं और उनको हर स्टेज पे कुछ न कुछ इनोवेशन करना पड़ रहा है। ऐसे में फेस सेविंग क्या होगी सर? ये तो बहुत डेंजरस सिचुएशन है। ऐसे में फेस सेविंग बड़ा अहम हो जाएगा। पुतिन फिर अपने लिए एक स्केप रूट ढूंढेंगे। वो स्केप रूट क्या होगा? क्या फिर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल भी यहाँ हो सकता है? ये एक दुनिया का डर है। जितेंद्र सर, मैं आपके पास आ रहा हूं आपके पास। मैं अपनी टीम से ये भी कहूंगा कि जिन जगहों से इस रशियन सेना के पीछे जाने की खबर आ रही है, जिसको हमने अभी नक्शे में दिखाया था, उसको एक बार फिर से स्क्रीन पर लाएं और उसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। लेकिन मैं राजीव सर ये आपसे समझना चाहता हूं कि क्या यहीं पर वो डर आ जाता है सर कि कहीं कुछ ऐसा ना कर दें पुतिन जो दुनिया की आशंका है? हमें नहीं लगता है कि पुतिन ऐसा कोई भी कार्य करने जा रहे हैं। इतना भी वो इस जो भौगोलिक जो संरचना और जो भू राजनीति को समझते हैं और समझते हैं कि इसका कहीं ज्यादा व्यापक परिणाम हो सकता है। पूरी की पूरी जो जिसे कहते हैं इंटरनेशनल पब्लिक ओपिनियन ऑलरेडी उनके खिलाफ है। अब चाहे वह पाश्चात्य जगत के प्रभाव के चलते हुए जैसे भी हो, लेकिन देखिए, अगर आप अभी बात चल रही है कि क्या केवल पाश्चात्य जगत से इस खबरें मिल रही हैं रूस के पीछे होने की, ऐसी बात नहीं है। देखिए, रूस एक बार फिर से उसे अपना स्ट्रेटेजिक रिकैलिब्रेशन करना पड़ रहा है, जो कि वो पहले कीव को घेर रखा था। उसे लगा कि वहां कैजुअलिटी ज्यादा हो रही है, तो अपने मजबूत क्षेत्र में ईस्टर्न जो पूर्वी और दक्षिणी भाग में चला गया। अभी जो जिसे कई जा कर रहा है कि एकदम से एक सडन जो एक स्ट्राइक यूक्रेन ने किया है, बड़ा ही उनकी स्ट्रेटेजिकली इसे एक जो जमीनी स्तर पर बहुत लोग मानते हैं अमेरिकी सलाह दे रहा है, लेकिन यूक्रेन की भी अपनी एक अच्छी सामरिक समझ है और उसी समझ के आधार पर उसने एक लाइटनिंग स्ट्राइक की नाम दी जा रही है, उसने कल किया था। और ये खतरा है कि हो सकता है ये रूस वापस हमला कर बैठे और उन्हें नुकसान पहुंचाए कि काफी तेजी से आगे बढ़े हैं। क्या इनके पास एक व्यूह रचना है जिसके बाद कोई फॉल बैक स्ट्रेटजी हो? एक बात है, लेकिन अभी जो बात जो अखबार जो वहाँ के चैनल्स बता रहे हैं और बाकी रूसी अखबार बता रहे हैं, वह इसलिए विड्रॉ किए भागे क्योंकि पूरे के पूरे से इंसर्कल हो रहे हैं। तो इंसर्कलमेंट की बात अब वो भी मान रहे हैं कि यूक्रेन एक बड़ा ही स्ट्रेटजी के तहत उन्हें घेर रहा था। ये दो महत्वपूर्ण बातें आप कह रहे हैं सर। एक, अभी जितनी जियोपॉलिटिकल इंडिकेशंस जो हैं और जो पुतिन का अभी तक का संकेत उनसे जो मिल रहे हैं, वो नहीं करेंगे अब भी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल, नंबर एक। नंबर दो, यहाँ से जो अगर भागे रशियन सैनिक, तो वो इसलिए क्योंकि यहाँ उनको चारों तरफ से घेर लिया गया था। और ये लाइटनिंग स्ट्राइक जिसको कहा जा रहा है, मतलब जिसमें आपको बहुत ज्यादा मौका नहीं मिले और अचानक आपके ऊपर हमला हो, और इसमें कहा जा रहा है कि इसमें हिमार्स का बहुत बड़ा रोल है।